आज हम लोग 10वीं क्लास का टेस्ट सीरीज का चौथा सेट देख रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है अनुक्रमणिका के अभाव में कठिनाई होती है। जॉर्ज और टेरी के अनुसार अनुक्रमणिका एक खोजी उपकरण है जो इस बात का सुराग देती है कि सामग्री को किस प्रकार क्रमबद्ध किया गया है। यानी कि इसके आधार पर हम ऑप्शन में यह समझ सकते हैं कि अनुक्रमणिका के आधार पर पत्रों को खोजने में आसानी होती है, उत्तर देना आसान होता है और कार्यालय में की जाने वाली कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है किसी पत्र की दो प्रतियां लेने के लिए उपयुक्त विधि है। इसकी विस्तृत व्याख्या दाहिने तरफ है, हम लोग देख लेंगे पहले। मूल पत्र चाहे हाथ से लिखा जाए या टाइप किया जाए, कार्बन द्वारा उसकी प्रतिलिपि साथ साथ लिखी जा सकती है। प्रतिलिपिकरण की यह विधि सर्वाधिक लोकप्रिय और सुगम और सस्ती है। यानी दो प्रतियां अगर लेने की आवश्यकता है तो हम आप जानते हैं कि कार्बन द्वारा दो प्रतियां लेने की सबसे उत्तम विधि है। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बड़े व्यापारिक कार्यालय हेतु सर्वोत्तम है। बड़े व्यापारिक कार्यालयों में आप कह सकते हैं कि यह तीनों लिथोग्राफ, हेक्टोग्राफ और मल्टीग्राफ, ये तीनों विधियां जो है वह बहुप्रतिलिपिकरण की प्रणालियां हैं और सामान्य तौर पर बहुप्रतिलिपिकरण बड़ी व्यावसायिक संस्थाओं के लिए बहुत उपयोगी होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये तीनों विधियां जो है वह बड़े व्यापारिक संस्थानों के लिए सर्वोत्तम है। अगला क्वेश्चन है व्यापारिक पत्र का उद्देश्य है। पत्र क्यों लिखा जाता है? तो आप हम जानते हैं कि व्यापारिक पत्र का उद्देश्य है कि वह एक लिखित विवरण है। व्यापार की उन्नति इससे होती है, ख्याति का निर्माण होता है, नए ग्राहक बनते हैं, व्यापारियों को प्रेरित किया जाता है। यानी कि इनके जो ऑप्शन, नए ग्राहक को बनाना, साख का निर्माण, व्यापारियों को प्रेरित करना, ये सभी आ जाएंगे। आगे क्वेश्चन कहता है पूछताछ पत्र के उत्तर में जो पत्र लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? पूछताछ के उत्तर में जो पत्र लिखा जाता है उसकी विस्तृत व्याख्या इधर दाहिने तरफ दी गई है। इसके आधार पर अच्छे से समझा जा सकता है। कहता है जब किसी व्यापारी का किसी वस्तु की पूछताछ संबंधी पत्र प्राप्त होता है तो स्वाभाविक है कि वह उसका उत्तर भी देगा, अपनी मूल्य सूची, नमूने आदि भेजेगा। वाणिज्यिक भाषा में इसी पत्र को निर्भर या कोटेशन के नाम से पुकारा जाता है। यानी पूछताछ के उत्तर में जो पत्र लिखा जाता है उसे निर्क पत्र या कोटेशन पत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है शिकायती पत्र लिखता है। कहता है जब पत्र एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी को व्यापारिक व्यवहार संबंधी हुई त्रुटियों को ध्यान आकर्षित करने के लिए या उन्हें दूर करने के उद्देश्य से लिखा जाता है तो उसे कौन सा पत्र कहा जाता है? शिकायती पत्र कहा जाता है। यानी शिकायती पत्र क्रेता विक्रेता को भी लिख सकता है और विक्रेता क्रेता को भी लिख सकता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त ए एवं बी दोनों। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या वर्तमान स्थिति में दाहिने तरफ देख सकते हैं 12 है। और फिर इससे संबंधित दो क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, जिसमें ये पूछा जा सकता है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका उत्तर होगा 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिसकी जमा राशि 50 करोड़ से अधिक थी। दूसरा क्वेश्चन यह भी इससे उत्पन्न हो सकता है कि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 15 अप्रैल 1980 को पुनः 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिसकी जमा राशि 200 करोड़ से अधिक थी। यहाँ पे आपको जो प्रश्न पूछ रहा है वह वर्तमान परिप्रेक्ष्य में है, तो इसका आंसर चूंकि 12 होगा और 12 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला है चालू खाते में एक वर्ष में अधिकतम व्यवहार किए जा सकते हैं। चालू खाते में अधिकतम जमा एवं निकासी की कोई पाबंदी नहीं होती, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कोई सीमा नहीं। अगला क्वेश्चन है चेक लिखित आज्ञा पत्र होता है।
चेक की परिभाषा हम लोगों ने कई बार देखी है, फिर से देखते हैं और जिसमें इस बात का उल्लेख होता है कि यह शर्त रहित है। फिर से देखते हैं, साधारण शब्दों में चेक एक प्रकार का लिखित एवं शर्त रहित आज्ञा पत्र है, जिसे रुपया जमा करने वाला अपने बैंक के नाम से लिखता है। इसमें बैंक को आदेश रहता है कि वह चेक में लिखित धनराशि का भुगतान उसमें उल्लिखित व्यक्ति या उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को किया जाएगा। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा, चेक जो है एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र है। आगे क्वेश्चन है कि चेक में आज्ञा दी जाती है। कहता है, हम जानते हैं कि चेक खाता धारक को मिलता है और पैसा बैंक के माध्यम से निकलता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, खातेदार द्वारा बैंक विशेष को आज्ञा दी जाती है कि उसके पैसे को का भुगतान किया जाए। अगला क्वेश्चन है, कटा फटा चेक कहलाता है। कटा फटा चेक को विकृत चेक की श्रेणी में रखा जाता है और यहाँ विकृत चेक ऑप्शन में है, इसको क्लिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, डाकघर बचत बैंक खाता खोलने के लाभ हैं। देखिए, डाकघर बचत बैंक खाता में पैसा जमा करने से आयकर में कोई छूट नहीं मिलती है और साथ ही साथ पूंजी निर्माण भी नहीं ही हो पाता है, क्योंकि वहां पे 4% की दर से इंटरेस्ट मिलता है और वर्तमान में 6% की दर से आपका इन्फ्लेशन है, तो ये भी नहीं ही संभव है। यानी कह सकते हैं कि डाकघर बचत बैंक खाता में पैसा कर जमा करने से धन की सुरक्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, किस पत्र के आधार पर ग्राहक वस्तुओं की पूर्ति हेतु आदेश देता है। हम लोगों ने देखा है कि कोटेशन पत्र के माध्यम से इस बात की सूचना दी जाती है कि वस्तुओं का मूल्य क्या है और उसकी शर्तें क्या है, यानी कि पूर्ति का आदेश निर्ख अथवा कोटेशन पत्र के आधार पर दिया जाता है। आगे है, कोटेशन पत्र क्या है। तो कोटेशन पत्र क्या है, स्वीकृति का पत्र है, यानी आप विक्रेता किसी क्रेता को वस्तु देना चाहता है तभी कोटेशन देगा, यानी कि वह एक स्वीकृति का पत्र है। अगला क्वेश्चन है, आदेशित माल समय से न भेजने पर क्रेता क्या कर सकता है। आदेशित माल समय पर नहीं भेजने पर क्रेता उस आदेश को रद्द कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, श्रेष्ठ व्यापारिक पत्र की विशेषता है। व्यापारिक पत्र की विशेषता हम लोगों ने पहले भी देखी है, उसमें प्रभावशीलता होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, यानी इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। कहता है, जब पत्र सरकारी कार्य से सरकारी अधिकारियों या कर्मचारियों के मध्य लिखा जाता है तो ऐसे पत्र को कौन सा पत्र कहते हैं। तो ऐसे पत्र को हम लोग सरकारी पत्र कहते हैं। ऐसे पत्र की चर्चा यहाँ पर की भी गई है कि एक श्रेष्ठ व्यापारिक पत्र की कौन सी गुण या विशेषता है, जिसमें पत्र के बाह्य तत्व में लिफाफा, लिफाफे का पता, कागज का आकार, पत्र लेखन, डाक टिकट के आंतरिक तत्व में उसकी मौलिकता, संक्षिप्तता, शुद्धता, विनम्रता और स्पष्टता आती है। अगला क्वेश्चन है कि स्टेंसिल का प्रयोग करने वाली विधि है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ आपको दाहिने तरफ जो है चित्र बना के भी दिखाया गया है। स्टेंसिल डुप्लीकेटर कम मूल्य का प्रिंटिंग प्रेस है, महंगा भी हो सकता है। यह कागज पर स्याही को एक स्टेंसिल से होकर बलपूर्वक प्रेषित करके प्रिंट करता है, यानी एंड स्टेंसिल का प्रयोग रोटरी डुप्लीकेटर मशीन में किया जाता है। और ये इससे संबंधित एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि जिलेटिन नामक रसायन का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो उसका उत्तर होगा हेक्टोग्राफ अथवा जिलेटिन विधि में जिलेटिन नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 5000 प्रतियां लेने के लिए सर्वोत्तम है। तो 5000 प्रतियां लेने के लिए सबसे उत्तम है रोटरी डुप्लीकेटर। अगला क्वेश्चन है, आदर्श प्रतिलिपिकरण के गुण है। यहाँ हम दाहिने तरफ देख सकते हैं कि आदर्श प्रतिलिपिकरण के गुणों में सरलता, मितव्ययिता, एकरूपता, टिकाऊपन, स्वच्छता और स्पष्टता आता है और ये तीनों ही इसमें शामिल हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, कार्बन पेपर द्वारा प्रतिलिपि लेने के दोष हैं। कार्बन द्वारा प्रतिलिपि अगर हम लेते हैं तो प्रतिलिपियां प्रमाणित नहीं होती है, हस्ताक्षर प्रतिलिपि में नहीं आ पाता है क्योंकि अलग से उसमें हस्ताक्षर करना होता है, मूल पत्र में सुधार करना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए इसका आंसर होगा इनमें से सभी।
अगला क्वेश्चन है, किस विधि में मूल पत्र के साथ ही प्रतिलिपि भी तैयार कर दी जाती है? हम आप जानते हैं कि कार्बन पेपर विधि में हमारे मूल पत्र के साथ साथ प्रतिलिपियां भी तैयार हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, अनुक्रमणिका का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग होता है? तो अनुक्रमणिका हम लोग पहले भी जानते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। अनुक्रमणिका एक ऐसा संकेत सूची है जिसके द्वारा किसी पत्र की फाइलिंग में सही स्थिति, क्रमबद्धता एवं पृष्ठ संख्या शीघ्रता एवं सुगमता से ज्ञात हो सके। अतः अनुक्रमणिका यह सूची है जो इस यह बताने की कोशिश करती है कि थोड़े समय और कम परिश्रम में अमुक पत्र कैसे प्राप्त किया जा सकता है या कहाँ पे उपलब्ध है। यानी कि अनुक्रमणिका छोटे व्यवसायियों के लिए, बड़े व्यवसायियों के लिए, सहकारी समितियों के लिए, सभी के लिए उपयोगी है। आगे है कार्य अनुक्रमणिका के गुण हैं। तो कार्य अनुक्रमणिका में लोचपूर्ण भी होता है, सुविधाजनक भी होता है, सुव्यवस्थित भी होता है। हम लोगों ने पिछले टॉपिक में भी चर्चा की थी कि यह लाइब्रेरी वगैरह के लिए काफी उपयुक्त अनुक्रमणिका होती है। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आगे है श्रृंखला अनुक्रमणिका प्रयुक्त होती है। कहता है किसी ग्राहक को विभिन्न तिथियों पर भेजे गए पत्रों की नकल किन किन पेज पर की गई है, इसे ज्ञात करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसे श्रृंखला अनुक्रमणिका कहते हैं। अनुक्रमणिका की इस पद्धति के अंतर्गत किसी ग्राहक विशेष को अलग अलग तिथियों पर लिखे गए पत्रों के संबंध में एक ही स्थान पर यह जानकारी मिल जाती है कि इन पत्रों की प्रतिलिपि किन किन पेजों पर दी गई। यानी कहने का आशय यह है कि पत्र पुस्तक इसका आंसर हो जाएगा, जिसमें कि एक ही पृष्ठ के माध्यम से आपको यह पता चल जाता है कि इसका विवरण किस किस पृष्ठों पर अंकित है। अगला क्वेश्चन है, खरी फाइल प्रणाली के दोष हैं। तो खरी फाइल प्रणाली हम आप जानते हैं कि अधिक स्थान लेता है, छोटे व्यापारियों के लिए अनुपयुक्त है, कठिन कार्य प्रणाली है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, एक फर्म जिसके ग्राहक अधिक हो उसके लिए कौन सा फाइलिंग प्रणाली उपयुक्त है? जिसके ग्राहक अधिक हो उसके लिए खरी फाइल प्रणाली बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। एक प्रवक्ता के लिए फाइलिंग की प्रणाली उपयुक्त है, उनके लिए पत्ती वाली फाइल बहुत उपयुक्त होती है। आगे है, फोल्डर का प्रयोग किया जाता है। फोल्डर का प्रयोग खरी फाइल प्रणाली में किया जाता है। कार्यालय संगठन के सिद्धांत हैं, दाहिने तरफ आप देख भी सकते हैं। कार्यालय संगठन के सिद्धांत, उद्देश्य का सिद्धांत, लोच का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, अधिकार का सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत, ये ये तीनों आंसर हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। धन्यवाद।